चलिए, बेसिकली जो आज क्लास करने वाले हो क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले जो दो क्लासेस हमने करी, एक आईआर को लेकर और दूसरा पॉलिटी को लेकर। ये क्लास बेसिकली जो इंटरव्यू भी देंगे उनके लिए उपयोगी है, साथ ही जो मेंस अभी दे रहे हैं, क्लियर होंगे आगे, उनके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल होगी क्लास। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वो घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू में भी कुछ सवाल अगर पूछे जाएं, उनके लिए उपयोगी है। नोट्स आप लोगों को जो ग्रुप हमने बना रखा है वो इंटरव्यू गाइडेंस वाला, उसमें आपको मिल ही रहे हैं। क्लास आप सुने, समझे, फ़ायदा होगा। आज की क्लास में जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो जीएसटी 2.0 मेंस में भी पूछा जा सकता है और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जीएसटी 2.0 के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, जीएसटी 2.0 को लेकर, इसलिए उपयोगी है। हम बात करेंगे पूरी। उसके बाद में अगला जो अपना मुद्दा रहेगा वो रहेगा पीएम मित्र। ये टेक्सटाइल को लेकर जो पार्क बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में भी 7वां पार्क स्थापित किया गया है। न्यूज़ है, आपको इसको जानना चाहिए। अगली जो न्यूज़ हम करेंगे वो करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। उसके बाद में विश्व व्यापारिक रिपोर्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 4 से 5 ऐसे बिंदु हैं जो लास्ट महीने के इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से काम के हैं। इसके अलावा कोई न्यूज़ काम की नहीं है जो खास इस लेवल पर पूछी जाए कि आपसे मेंस में लिखवाए या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए। स्वाभाविक सवाल आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी 2.0 को लेकर, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स ने भी सुना होगा, कारें बहुत सस्ती हुई हैं, 1 लाख 2 लाख का फ़र्क पड़ गया और गाड़ियों पर और ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो एक सिंपल सा लॉजिक दिया जा रहा था कि जो जीएसटी पहले 28% लग रहा था गाड़ियों पर, अब उसको 18%, 28 to 18% कर दिया। तो न्यूज़ तो काम की बनती है। असल में ध्यान है तो भी ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, जब जीएसटी लागू किया गया था, उसी टाइम जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया था, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है। इसका मतलब ये है कि जीएसटी में दर कैसी होंगी, दरों को तार्किक कैसे किया जाएगा, जीएसटी में कुछ सुधार को लेकर कुछ अगर स्टेप्स लेने हैं तो एक परिषद बना दी, उसका नाम है जीएसटी परिषद। हम सारी चीज़ें 1 by 1 डिस्कस करेंगे। जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक हुई, हम कैसे याद करेंगे, वो 56 इंच का सीना वाली बात से याद कर लेंगे। 55वीं भी बहुत चर्चा में रही, जो जैसलमेर में हुई थी अपने। और ये जो 56वीं बैठक है, इसमें कई सारे रिफॉर्म को लेकर चर्चा हुई, और वो बहुत इतने बड़े रिफॉर्म इसको बोल सकते हैं कि इसको नाम ही जीएसटी 2.0 दे दिया। तो जीएसटी था ही, तो आप बताएंगे, आपसे पूछा जाए कि जीएसटी 2.0 क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि सर 56वीं बैठक में जीएसटी को लेकर कुछ सुधार प्रपोज किए गए, कुछ सुधार बताए गए जीएसटी में, उसी का नाम क्या रखा गया, जीएसटी 2.0। अच्छा, कौन सी बैठक में बात हुई, तो 56वीं बैठक, शायद याद रह जाएगा, ये तो है कंटेस्ट इसका। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ देखो, तो दरों का तार्किक पुनर्गठन कर दिया और सरल रूप से 2 स्लेब अब बना दी। पहले 5, 12, 18 और 28, 4 स्लेब होती थी। जीरो स्लेब नहीं है वो जीरो एक्चुअली जीएसटी जिन चीज़ों पे नहीं लगता है वो जीरो में है, तो जीरो कोई स्लेब नहीं है। स्लेब 5 से शुरू होती है, 12 से, 18 से और 28, तो टोटल 4 स्लेब थी। कुछ चीज़ों पर 5% जीएसटी, कुछ पर 12, कुछ पर 18, कुछ पर 28 लगता था। अब अब बेसिकली सीधा सीधा क्या कर दिया, 2 स्लेब 5 और 18 रख दिया। इसका मतलब स्लेब 12 और स्लेब 28 को क्या कर दिया,
खत्म समझ ले, या फिर 28 वाली चीजें 18 पर आ गई, 12 वाली चीजें 5 पर आ गई। तो बहुत सारी चीजों पर सुधार हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ऐसे सवाल कुछ पूछे जा सकते हैं हमसे। समझ में आ गई बात? पढ़ते चलेंगे, जहां समझ में नहीं आती वहां हम आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको जीएसटी का बेसिक नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस पर एक अलग से क्लास और लूंगा जीएसटी को लेकर। जीएसटी है क्या, जीएसटी के फीचर्स क्या क्या है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, वो फिर क्लास बहुत अनावश्यक लंबी हो जाएगी। वो करंट या फिर जो हम जो मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं वहां तक नहीं रह के फिर ये क्लास अलग डायमेंशन में चली जाएगी। तो बेसिकली ये आपको पता है कि सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, और 101वां जो संविधान संशोधन हुआ 2017 में, उसके बाद में जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। और भारत के जो टैक्स रिफॉर्म है उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म इसको माना गया। और ये डेस्टिनेशन बेस, गंतव्य आधारित एक टैक्स है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा से इसको जीएसटी को पूरा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको समझा दूंगा। साथ में 17 प्रकार के जो टैक्स लग रहे थे, 13 प्रकार के जो सेस लग रहे थे, उन सबको खत्म किया, मर्ज किया, एक सिंगल टैक्स बना दिया। इसे कैस्केडिंग जो प्रभाव पड़ता है वो खत्म हो गया। तो कुल मिला के आप ये बोलना कि सर भारत की जो टैक्स रिजीम, टैक्स प्रणाली है, उसमें अप्रत्यक्ष टैक्सों में जो है उसमें एक बड़ा सुधार प्रपोज हुआ 101वें संविधान संशोधन से 2017। ठीक है। इसी संविधान संशोधन में जीएसटी परिषद की बात की गई, जो कि एक संवैधानिक बॉडी बना दिया। वो निर्णय करेगी, उसकी बैठक होगी, तिमाही में उसकी एक बैठक होगी, वो तय करेगी किस पर कितनी दर लगनी है, किस चीज़ को जीएसटी से रिजीम से बाहर निकालना है, ये सारी बातें। चलिए, अब प्रमुख सुधार। देखो, परीक्षा में मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें तो अपने याद रहनी नहीं है। और चाहे तो मेंस की परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू हो, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 3 पेज का याद करके आए हो या फिर 30-40 वर्ड में याद करके आए हो। मुद्दे की समझ अच्छी होनी चाहिए। इतना टाइम नहीं लेंगे वो कि आपको, मेंस में भी बहुत कम जगह मिलती है और इंटरव्यू में तो आपको पता ही हो 2 मिनट 1 मिनट में सवाल पूरा कर देंगे। ठीक। दो बेसिकली सबसे बड़े जो सुधार है उनको याद करना है। एक दो और हैं पर दो दो तो याद रखने। अगर जीएसटी 2.0 को लेकर पूछे तो आप ब्लैंक नहीं होना है, आपको सीधा सीधा बताना है जीएसटी 2.0 का नाम लेते ही कि सर ये जीएसटी में क्या किया गया है, सुधार किया गया। और कौन सी बैठक में हुआ है? वही 56वीं बैठक में। और मुख्य सुधार कितने? दो। एक स्लेब कितनी कर दी? देखो दो है तो दो स्लेब हो गई अब। ठीक है। एक 5 की और दूसरी 18 की। तो 5% जीएसटी लगेगा और 18%। इससे पहले कितना था? 5 था, 12, 18 और 28। तो 4 से कितने में कर दिया अब? 2 में याद रह जाएगा। एक दूसरा जो बड़ा सुधार हुआ है वो ये, आप लाइन पढ़ेंगे, हो सकता है वन वर्ड में भी पूछ ले, हो सकता है आपको डिटेल में भी पूछ ले। सिन वस्तुएं, सिन का मतलब पाप होता है, SIN सिन, जैसे सिगरेट वगैरह आदि जो चीजें हैं। और जो चुनिंदा विलासिता की वस्तुएं हैं, जो लग्जरी वस्तुएं हैं, उन पर एक 40% का विशेष डीमेरिट दर से कुछ टैक्स लगेगा। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कोई ओडी गाड़ी ला रहा है या फिर कोई और विलासिता की वस्तु है लग्जरी, उस पर एक स्पेशल जो टैक्स इम्पोज होगा वो 40% की एक दर होगी, डीमेरिट दर। कितनी? 40 की, याद रखना आपको। तो दो क्या सुधार हुई बेसिकली? दर है वो 4 से घटाकर 2 कर दी, और कुछ ऐसी वस्तुओं को 40% के दायरे में ले आए। वो 40 इनमें से कोई सा ही नहीं है, वो अलग से 40% का रिजीम बनाया है। दो प्रकार की वस्तुएं, एक सिन मतलब सिगरेट वगैरह, और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की सारी नहीं, कुछ चुनिंदा वस्तुएं। तो इतना तो आप बताएंगे पहले। अगली बात, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो देखिए, भारत चूंकि एक बड़ी इकोनॉमी है, उपभोक्ता कल्चर यहाँ का बड़ा है। पहला तो ये होगा कि उपभोक्ता वस्तुओं का जो टैक्स है उनमें कमी आ जाएगी। अब चीजें बहुत लेवल तक सस्ती होंगी, उपभोक्ता ज्यादा खरीदेंगे।
मार्केट कैप अच्छा होगा, बाजार में पैसा जाएगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दूसरा है कि जो स्वास्थ्य और जो बीमा से संबंधित बहुत सारे जैसे बीमा पॉलिसीज हैं या हेल्थ को लेकर जीएसटी की दरों में या तो शून्य में किया गया या फिर दर उस पर कम की गई है। तो आप ये बताना कि सर हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि हमें एसडीजी गोल्स को पूरा करना है, तो जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ है या फिर स्वास्थ्य की जो हेल्थ के लिए सभी के लिए जो हम बोलेंगे कि सार्वभौमिकरण है उसका, सब लोगों तक ये चीज़ें बेसिकली पहुंचे, सारे लोग हेल्दी हों, ठीक है, इसको लेकर ये एक प्रयास रहेगा। परिवहन जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर 28% से 18% तक, तो लगभग आप अगर 10-11 लाख रुपए की रेंज की गाड़ी अगर लेने का प्लान कर रहे थे थोड़े दिन पहले, तो वो अब 1.5 लाख तक आपकी सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि पहले उस पर 28% जीएसटी लग रहा था, अब वो 18% लगेगा। साथ में आर्थिक जो प्रेरक है, सीमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपना कंस्ट्रक्शंस का काम चलेगा, ये भी अब 28 से 18 पर आ गया। एसी, टीवी, फ्रीज, इस इंडस्ट्री को गति मिलेगी। तो आप मोटा मोटी ये बताएंगे कि जैसे सर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, इसके अलावा भवन निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं, स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें हैं, उपभोक्ता के लिए जो वस्तुओं की ज़रूरत होती है, सामान्य वस्तुओं की, छोटी मोटी चीज़ें ले ले, तेल, साबुन, चाय, चीनी, नमकीन, इन पर जीएसटी की दर घटेगी, तो लोगों का जो आर्थिक बोझ लोगों को पड़ रहा है वो कम होगा। बता देंगे इतना आगे। इसकी चुनौतियां क्या क्या होंगी? चुनौतियां पहले तो ये कि ऐसा एक अनुमान है 48,000 करोड़ की रेवेन्यू का डिफिशिट, मतलब ये घाटा मान लो, हानि होगी, इतना लॉस पड़ेगा, एक स्ट्रेस पड़ेगा, कितना? 48,000 करोड़। परीक्षा में याद नहीं रहे तो हमने 40% क्यों, मेरिट है तो लगना सर 40 करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास ये एक सरकार के राजस्व में बर्डन पड़ेगा। दूसरा कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे स्वास्थ्य है, बीमा है, इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। कुछ टेक्निकल शब्द हैं, शायद आपके भी समझ में नहीं आए, एक दो लाइन तो सभी बता देंगे कि सर जब भी आप टैक्स कम करेंगे तो सरकार को टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। और दूसरा आप ये बता देंगे कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और बहुत देसी तरीके से, कि किसी भी आदमी को डबल से टैक्स नहीं देना पड़े। अगर मैंने कहीं एक जगह टैक्स दे दिया, दूसरे स्टेज पर मुझे उसका फ़ायदा वापस से मिल जाता है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो बोलना सर कुछ ऐसे सेक्टर हैं, स्वास्थ्य, बीमा, अब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतनी बातें नहीं याद रही, हम और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि जीएसटी 2.0 क्या है? क्या बताएंगे कि सर हाल ही में जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक हुई, इसमें जीएसटी सुधारों को लेकर चर्चा हुई, इसका नाम है जीएसटी 2.0। समझ आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन से सुधार, बेसिकली आप 2 या 3 ऐसे सुधार बताओ, इंडिकेट करो जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो आप बताना कि सर एक तो इस जो स्लेब है, पहले 4 स्लेब हुआ करती थी दरों की, अब उसको 2 कर दिया। फिर बताएंगे सर एक 40% का विशेष डीमेरिट एक टैक्स, समझ लो उसको, सिन और विलासिता की वस्तुओं पर, ये बता देंगे। तीसरा ये बता देंगे सर हेल्थ है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इसको जीएसटी के दायरे से कुछ हद तक बाहर करने का प्रयास किया गया है। फिर बोलेंगे कि इसके फ़ायदे बताओ। तो फ़ायदे, भाई इकोनॉमी को एक अच्छी गति मिलती है, क्योंकि चीज़ें सस्ती होती हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदेंगे, कंपनी ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगी और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, वो और प्रोडक्शन करेंगे, लोगों की भर्तियाँ करेंगी, भर्तियाँ करेंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। समझ में आ गया बात? दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि चूंकि वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी चीज़ों सस्ती हो जाएंगी, लोगों को अच्छा लाभ मिल जाएगा। तीसरी बात, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, इसको एक अब अच्छी दिशा, अच्छी गति मिल जाएगी। तभी देखो हर महीने नई कार लॉन्च होती हैं, कभी टाटा लॉन्च कर रहा है, कभी महिंद्रा लॉन्च कर रहा है, आप हर महीने देखो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च होने लग गई, लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। कल परसों में न्यूज़ पढ़ रहा था, इस बार धनतेरस पर भारत में रिकॉर्ड बना, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ धनतेरस पर खरीदी गई हैं। तो ये फ़ायदा होता है। साथ में आपको पता है कि आप आस पास में भी देखते हो तो
निर्माण के कार्य, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, तो इसको एक और गति मिले, क्योंकि सीमेंट है, सरिया है, स्टील है, ये क्या हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियाँ बता देंगे सर। एक तो रेवेन्यू का वो बर्डन पड़ेगा, क्योंकि एक आध चुनौती, पूरी चुनौती नहीं बता देनी है। जब जीएसटी परिषद निर्णय कर रही थी बैठ के, वहाँ इतने इंटेलिजेंट लोग थे ही कि उनको पता था कि नुकसान होना है थोड़ा। तो हम ज़्यादा बड़ा बखान नहीं कर देंगे सर ये बर्बाद हो जाएगी सरकार, अब ये इन्होंने जानबूझ के निर्णय गलत ले लिया है। सीधा सीधा बता देना सर, 48,000 करोड़ के आसपास का एक फिनेंशियल एक बर्डन पड़ेगा सरकार पर, जो कि सर स्वाभाविक सी बात है, पड़ता ही है। पर इससे क्या होगी, जीएसटी कलेक्शन अब ज़्यादा बढ़ जाएगा, चोरियां थोड़ी सी घट जाती हैं। जब एक सीमा में टैक्स लगता है, तब वो थोड़ा सा टैक्स चोरी की प्रवृत्ति लोगों में कम होती है कि यार इतना ही तो टैक्स लग रहा, हम दे देते हैं। ठीक है। और साथ में बता देना कि सर इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, मोर लग्जरी वस्तुएं हैं या फिर जो सीन वस्तुएं हैं, इनका थोड़ा सा खपत हो सकता है कम हो। ये बताने के लिए, सिगरेट पीने वाला पिएगा ही, चाहे वो 3 रुपए की है, चाहे वो 33 रुपए की आए, ये हम बात कर रहे हैं, पर आपको बता देना। चलिए, फिर ये बता देना कि सर एक इसमें GST 80 नाम से, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलियन ट्रिब्यूनल, ये भी अब प्रभावी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो ये GST 80 अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, तो ये ट्रिब्यूनल है जीएसटी को लेकर। इससे सामाजिक सुरक्षा आएगी, मतलब हेल्थ को लेकर कीमतें कम हो जाएगी, एमएसएमई जो सेक्टर है अपना, उसको समर्थन मिलेगा, सरल दर हो जाएगी, राजस्व सुधार हो जाएगा। ये कॉमन पॉइंट है, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। हाँ, मैंने पहले भी बताया है और एक बार और बता देता हूँ। ये वाले नंबर है, इस पर आप मैसेज डालेंगे, तभी यहाँ से आपको मेरे नंबर दे देंगे, उस पर आप मैसेज डालना, जो इंटरव्यू का ग्रुप बना रखा उसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा। चुनौतियाँ आपको बताई दी। थोड़ा सा अगर कभी या तो इंटरव्यू में या 15 शब्द में आ रहे इसमें पूछा जाए आपसे कि जीएसटी परिषद के बारे में बताओ, बता देंगे हल्का सा, 3 लाइन तो याद रहनी चाहिए ना। बताना कि आर्टिकल 279A भारत के संविधान का है, उसमें इस परिषद का उल्लेख है, इसकी बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बैठक होनी जरूरी है। इसमें अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री सारे राज्यों के, और यूटीज के जो राज्य मंत्रीज होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स फाइनेंस के होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। इसमें मतदान केंद्र का 1/3 है, राज्य का 2/3 है, निर्णय 3/4 बहुमत से होता है। ये चीजें अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज एक दिन लंबी क्लास और लेंगे जीएसटी की। एक GST 80, देखो ये दो चीजें हैं। अब जब ये सुधार हो रहा था, उसमें टैक्स दर की तो बात हुई हुई, साथ में GST 80 पर चर्चा की गई। आप सीधा सा समझो कि ये जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 109 में इसका उल्लेख था। इसका सीधा सा मतलब है, इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में होगी अगर आपको जीएसटी को लेकर अपील दायर करनी है, क्योंकि पहली अपील तो वो प्रशासनिक की होती है। अगर आपको अपील करनी है किसी जीएसटी मामले को लेकर, तो जीएसटी 80 में हो जाएगी। समझ में आ गया? 2 लाइन बताना कि सर ये जीएसटी के जो विवाद होते हैं उनके निपटान के लिए एक ट्रिब्यूनल है, कोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा, अपीली प्राधिकरण, इसको आप समझ सकते हैं, इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में होगी। बहुत सारी पीठ और राज्यों में भी इसकी स्थापित की जाएंगी। ठीक है। और अंतिम इस पर बात याद रख सकते हैं, जीएसटी ई कोर्ट का गठन। गठन तो क्या, ये अभी अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। तो आप बताएं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टैक्स पेयर होते हैं, ऑनलाइन अपील आदि सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये पूरी बात हो गई। अब इसको हम समराइज करते हैं, देखो 1 मिनट में। पहली बात, जीएसटी, तो जीएसटी 1.0 क्या था, हमें पता है 101वां संशोधन हुआ 2017 में। इसमें इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि एक जीएसटी परिषद होगी। ठीक है। और जीएसटी परिषद की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार। अब ऐसे तो हर 3 महीने में बैठक होती है, तो हमें हर 3 महीने की बैठक याद नहीं रखनी है, जब मेजर चेंजेज आते हैं तब याद करना है। अभी वाली बैठक इसलिए चर्चा में आ गई, जिसका नाम 56वीं बैठक है, नंबर 56वें नंबर की बैठक, वो इसलिए चर्चा में आ गई कि इसने जीएसटी के में बहुत सारे रिफॉर्म सुधार बताए। इसका मतलब
इन सुधारों का नाम दे दिया जीएसटी 2.0। अब परीक्षा के लिए आपको 4 पॉइंट याद रख लो। पहला कि सर अब जो टैक्स दर होंगी, अब ये अगर आपको याद है कि दर 2 ही रह जाएंगी तब बता दो कि सर इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को है ना, सामाजिक सुरक्षा इनको गति मिलेगी। दूसरा क्या सुधार किया, एक 40% का स्पेशल डीमेरिट टैक्स का प्रावधान कर दिया। जीएसटी के लिए जो विवाद वगैरह होंगे उनके लिए जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल बना दिया। और अंतिम जीएसटी ई कोर्ट। बस ये 4 लाइन आपको याद रखनी है। कोई आपको नींद में भी जगाए आप ये चारों बातें बता देंगे सर ये मेजर इम्पोर्टेंट। आप मेंस भी देंगे तो भी इतना कंटेंट सफिशिएंट है जीएसटी 2.0 को लेकर, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है। माइनस एक आदि बताना है कि सर एक तो वो इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिल पाएगा, दूसरा लगभग 48,000 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। प्लस क्या हो जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा को गति मिलेगी, राजस्व सुधार की दिशा में ये प्रयास होगा, लोगों कीमतें कम हो जाएंगी और सरल पंजीकरण की व्यवस्था हो जाएगी। पहले 4 स्लेब थी अब 2 हो गई तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक अंतिम फैक्ट के रूप में जीएसटी परिषद के बारे में हमने बात की। जीएसटी परिषद आप बताना सर ये एक संवैधानिक बॉडी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 279 में ए में इसका प्रावधान किया गया है। हर 3 महीने में एक बैठक होती है कम से कम। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। राज्य वाले आपको बता दी सारे के सारे सदस्य होते हैं। केंद्र को जो भारांश दिया गया इसका वोट, मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री और वो उपाध्यक्ष जो वोट डालेंगे वो 1/3 होगा, राज्य वाले का भारांश 2/3 होगा। कोई अकेला निर्णय नहीं कर पाएगा क्योंकि 3/4 बहुमत से निर्णय किए जाते हैं। क्लियर। अब आपकी डिमांड होगी तो मैं जीएसटी को पूरा डिटेल से 3 घंटे की क्लास होगी उसको समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम मित्र अब चर्चा में क्यों रहा कि पिछले महीने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पीएम मित्र पार्क नया स्टेब्लिश किया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। हम इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं, मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए काम का हो सकता है, अभी याद हो जाएगा। देखो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री हो गया, MITRA, ठीक है। कितने नाम है टोटल पीएम मित्रा में, 7 नाम है। तो टोटल 7 पार्क बनाने का प्रस्ताव है। क्या पार्क है, क्या बनेंगे, पहले फुल फॉर्म से समझ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आगे डिटेल से समझ लेंगे। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत और परिधान योजना। अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो वस्त्र उद्योग है, इस वस्त्र उद्योग को गति देने के लिए कि भाई सारे काम एक ही जगह ऐसा कोई पार्क बना दिया जाए, जैसे अपने रिको का एरिया होता है, इस प्रकार से सेज जो बनाए जाते हैं। तो अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गति देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि हम सेज की तरह कुछ क्या बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। इन पार्कों का नाम क्या रखेंगे, पीएम तो है ही, MITRA, पीएम मित्र पार्क 1 2 ऐसे करके। और देश के उन चुनिंदा राज्यों को चुनेंगे जहां पे इस उद्योग की अच्छी संभावना है, वहां पे ऐसे पार्क बनाएंगे। अब यहीं पे कताई का काम, बुनाई का काम, लॉजिस्टिक का काम, टेक्नोलॉजी का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा इसी पार्क में हो जाएगा। समझ में आ गया ना, नाम पार्क रखा है, बाकी बिल्डिंग्स बनेंगी वहां पे। वो एक एरिया स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये एरिया, जैसे मान लो अक्स नाम का एरिया है, ये एक अक्स पार्क बना दिया। और ये मान लो मध्य प्रदेश के धार जिले में बना दिया। यहाँ पे वस्त्र उद्योग से संबंधित जितने सारे कार्य हैं, कताई बुनाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, वो सारे के सारे काम यहीं पे हो जाएंगे। समझ में आ गई। इसका नाम है पीएम मित्र पार्क। ये तो हुआ इसका कंटेस्ट। अच्छा चर्चा में क्यों रहा है, योजना तो पहले की है, चर्चा में इसलिए रहा कि रिसेंटली अभी लास्ट महीने धार जिला, धार कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे एक पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। हिंदू ने इसको अच्छे से कवर किया, अच्छे से डिटेल आई। तो अब मान लो कि 7 में धार दे दी, तो अंतिम 7वां जो पार्क है वो धार जिले में मध्य प्रदेश का रख दिया। अच्छा
अब थोड़ा सा देखो इसका बेसिक मैं बताता हूँ, फिर आपके पास पर्याप्त मसाला हो जाएगा, इसके अलावा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शुरू 2021-22 में हुआ और 2027-28 तक का टारगेट रखा गया कि वस्त्र उद्योग को हम अच्छी एक गति दे देंगे। ठीक है, भारत का जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वस्त्र मंत्रालय इसको चला रहा है, ओबीसी बातें पार्क स्थापित कर रहा है। 2023 में 7 स्थलों की पहचान की गई थी। जैसे पीएम मित्र में जितने नाम है उतने स्थल, याद रह जाएगा ना, कितने, 7, कि हम 7 जगह पे क्या बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। हाँ, मित्र वैसे भी साथ में ही रहते हैं। अब दृष्टिकोण इसकी ये काम का नहीं है इंटरव्यू के लिए, मेंस में कहीं लिखो तो ये 5 एफ्स पर चलेगा, 5 एफ आएंगे इसमें। देखो इसमें फार्म का मतलब खेत, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, इसका मतलब खेत से लगाकर और निर्यात तक, विदेश तक सारा हो जाएगा। 5 एफ याद रहेगा, ये तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है कहीं लिखो, इम्प्रेस डालना है। ये किताबों में ये 5 एफ लिखा हुआ, असल में 5 एप्स होना चाहिए कि 5 बार एफ, जैसे 3 ईज हम पढ़ते पब्लिक एड में, वैसे 5 एप्स। पहले खेत आएगा, देखो पहले फार्म, फिर क्या हो जाएगा वहां पे फाइबर, रेशा होगा, क्योंकि खेत में जैसे कपास आपने काटा रेशा, उसको कहाँ लेके जाओगे, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में कपड़े बनेंगे तो मतलब फैशन, और उसके बाद में निर्यात। तो ये कहीं न कहीं आपको इम्प्रेस डालने, इम्प्रेशन के लिए काम में आ सकता है। मैं लिखता हूँ इसको, देखिए 5 एफ। सबसे पहले किसान का क्या आएगा, फार्म आएगा, तो फार्म लिखता हूँ मैं, खेत, खेत में क्या होता है, कपास वगैरह, तो फाइबर, इस फाइबर को कहाँ लेके जाते हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री में फैशन के कपड़े बना देते तो फैशन, और उसको निर्यात भी कर देते तो फॉरेन। इस दृष्टिकोण पे चल रहा है क्या, पीएम मित्र। कौन सा मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय। कितने स्थलों की पहचान हुई, 7 की, 2028-27-28 तक का टारगेट है। समझ में आ गई बात है। अब बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, वो अपनी पूरी फैंकालॉजी होगी। जैसे निवेश, इसमें 70,000 करोड़ के निवेश का टारगेट रखा गया है, मतलब बड़ा निवेश होगा। 20 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिल जाएगा। इन पार्कों में एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, वस्त्र निर्माण, मशीनरी, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला, एक कंप्लीट वैल्यू चेन सिस्टम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। चाहे ये कताई का काम हो, चाहे बुनाई का हो, चाहे प्रोसेसिंग का काम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, संपूर्ण जो लॉजिस्टिक की एक चेन बना देंगे। यहाँ पे इन पार्कों में सारी सुविधा मिल जाएंगी। ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इसकी कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं पूछेगा आपको घुसा के कि सारे के सारे पार्कों के नाम बताओ। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो इसको मैंने ग्रुप में डिवाइड किया, देखो यूपी, एमपी, जीजेएमएच, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना अलग से। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं इस प्रकार का, कि आपको चीजें याद रखनी है तो देखो, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, जो है वो सारा इधर है बस, बीच में। ठीक है, क्योंकि सारा फाइबर, रेशा वगैरह उधर ज्यादा होता है। अब शुरू करेंगे यूपी एमपी से, तो ये यूपी मैंने लिख दिया, ये एमपी मैंने लिख दिया, 2 हो गए जोड़े में। अब इधर आ जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, तो जीजेएमएच हो गए, 4 तो हो गए, 3 और याद कर लो, 3 में दक्षिणी भारत वाले, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये 7 जगह हैं जहां पर, 7 स्टेट हैं जहाँ पे पार्क लगाए जाएंगे। अब जैसे यूपी का लखनऊ हो गया, एमपी का धार हो गया, गुजरात का नवसारी, नाम सुना हुआ नवसारी जिले का, नवसारी जो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, क्वेश्चन पूछा, दांडी वर्तमान में किस जिले में स्थित है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। अमरावती बहुत चर्चा में रहता है, ये कलबर्गी है, विरुद्धनगर है और वारंगल। ये 7 है, नाम याद बिल्कुल भी नहीं करने, बस 7 स्टेट के नाम याद रख सकते हो, रखे जाए तो। ठीक है, हो गए याद जबरदस्ती। चलो चलो, ये जो पार्क डेवलप किए जाएंगे सेंटर और स्टेट की कोलोब्रेशन से होंगे। इसमें सेंटर 49% पैसा देगा और स्टेट देगा 51% पैसा। 100 में से 49 रुपये केंद्र सरकार के, 51 रुपये राज्य सरकार के दे के पार्क डेवलप किए जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आपको लिखना तो आप लिख सकते हो। समझ में आ गई बात ही। ये अपना हो गया पीएम मित्र। तो हम, मैं समराइज करूँ इसको, पीएम मित्र को लेकर देखिए बेसिकली
क्यों शुरू किया गया? भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गति देने के लिए 2022-23 से लेकर और 2027-28 तक की योजना है। 7 पार्क हैं, 7 स्टेट के नाम आप याद रहे तो ठीक है। इसमें 5 ऐप पर काम किए जाएंगे। भारत का वस्त्र मंत्रालय इसको चलाएगा। लगभग इसमें जो टारगेट रखा गया 20 लाख लोगों को रोजगार और 70,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में धार जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे एक नया पार्क डेवलप किया गया है। पीएम मित्र की फुल फॉर्म याद कर लेना, MITRA। क्या फुल फॉर्म होगी? प्रधानमंत्री, MITRA। स्टार लगाओ। हिंदी में याद रखनी है कि इंग्लिश में याद रखनी है? आपकी जैसी इच्छा पड़े वैसे, बस इंग्लिश में याद रख लेना। ठीक है। अब है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ये हमें कहीं भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भारत की क्या स्थिति है, या आप कम से कम मेंस में लिखें, इंटरव्यू बोर्ड को जवाब दें तो आपके पास में कुछ सपोर्ट में कुछ फैक्ट होने चाहिए कि सर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारा सुधार हुआ, इसका मतलब इनोवेटिव तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत की जो 2015 में जब शुरू किया गया था उस टाइम में भारत कहीं 81वें स्थान पर था। अभी 10 साल में भारत ने इतना इंप्रूव किया कि हम 38वें स्थान पर आ गए। तो मुद्दा तो इम्पोर्टेंट बनता ही है कि भारत ने बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, कई सारे फ्रंट पर हमने काम किया है। देखिए, जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है AIPU। ये काम का है। कैसे काम का है? जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्रकार का इंडेक्स निकालते चर्चा में रहते हैं, वो सिलेबस में भी लगा हुआ, मेंस में लो वाले पार्ट में। इसलिए 139 टोटल देश थे। और ये नापेंगे क्या? जो इनोवेशन का जो हमने प्रदर्शन किया है, इनोवेटिव तरीके से चीजों को किए, उस प्रदर्शन को देखते हैं। ये शुरू 2007 में इसको किया गया था। भारत का जब से इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो 2015 में भारत की रैंक लगभग 81वें नंबर पे था भारत। अब भारत ने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया है? खूब सारा। 38वीं रैंक पे आ गए हम, अड़ गए हम कि हमें इनोवेशन के तरीके इजाद करने हैं। ठीक है, क्या क्या प्रयास किए हैं ये कहीं भी काम में आ सकता है। ये 2 4 5 बात याद आप रखेंगे कि भारत ने इनोवेशन इंडेक्स के लिए या इनोवेटिव तरीके से इंडस्ट्री को चलाने के लिए या इनोवेटिव आइडियाज हमने अडोप्ट करने के लिए, स्टार्टअप डेवलप करने के लिए, MSME सेक्टर को गति देने के लिए हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं। 20 की लिस्ट ना जरूरी है ना याद रहेगी। 2 3 चीजें। स्टार्टअप इंडिया हमने मिशन शुरू कर रखा है, हमें पता है। अटल इनोवेशन मिशन हमने शुरू कर रखा है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि के नाम से याद नहीं करना, बस निधि, जिसमें है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। निधि के नाम से हमने योजना शुरू कर रखी है। और PM रिसर्च फेलोशिप भी हम दे रहे हैं। तो हम इनोवेशन के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। 2 भी याद रख लो तो ये रह जाएंगे। पहला स्टार्टअप इंडिया, दूसरा अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो हम अगर मोटा मोटी डिस्कशन करें, अगर मेंस में आता है तो 15 शब्द में आ सकता है। ठीक है, GII लिखवा सकता है, ऐसे ही देगा वो GII। इंटरव्यू बोर्ड पूछ ही सकता है, नहीं भी पूछे तो कहीं भी आप भारत के प्रयास लिख रहे हैं, हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रयास, तो हम बोलेंगे सर हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। हम 81वीं से 38वीं रैंक पर हम आ चुके हैं। GII वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, भारत की रैंक 38वीं है। और भारत ने और भी कई सारे प्रयास किए हैं कि जैसे स्टार्टअप इंडिया है, अटल इनोवेशन है, निधि है, या PM रिसर्च में फेलोशिप भी दे रहे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अंतिम टॉपिक है विश्व व्यापार रिपोर्ट। एक WTO की रिपोर्ट आई है AI को लेकर। ये AI वाला हर बार न्यूज में रहता ही रहता है, चूंकि अपने सिलेबस में भी है।
कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो ट्रेड में, व्यापार में मदद करता है। शायद हमें पता है कि भाई अगर आप एआई का प्रयोग करेंगे, बेहतर ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्षमता सुधार सकते हैं, लागत में कमी ला सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ जाएगा। तो आपको ये इसीलिए न्यूज़ रखिए केवल कि आप कहीं न कहीं अपना दिमाग लगाएंगे कि विश्व व्यापार, ये छोड़िए, ये भी छोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में मदद कर सकता है। बस अब आपके सारे डायमेंशन आप खोल सकते हैं। वैसे तो मैंने केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला है। अगर एआई का यूज पूछे तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर ले सकते हैं, हेल्थ ले सकते हैं, एडुकेशन ले सकते हैं, टूरिज्म ले सकते हैं, इन्वायरमेंट ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर को हम ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले सकते हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर को ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर को ले सकते हैं, डिफेंस सेक्टर को ले सकते हैं। कई सारे सेक्टर्स में एआई मदद करता है। यहाँ मुद्दा क्या है? व्यापार में कैसे मदद करेगा? तो व्यापार में प्रोडक्शन से लेकर और एक्सपोर्ट तक एक दिमाग में चेन बना लेंगे। प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, एक्सपोर्ट में कैसे हेल्प करता है, प्रोसेसिंग में कैसे हेल्प करता है, स्किल को कैसे इंप्रूव करता है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये सारी लागत इससे कम आती है, उत्पादकता में सुधार होता है, स्किल प्रीमियम, ज्ञान का प्रसार, कार्य कुशलता, 3 E's का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो अपना जो लास्ट मंथ का था पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आईआर, जो कि करंट के मुद्दे इन्हीं के ज़्यादा रहते हैं, वो वनडे वाला करंट ना मेंस के लिए और ना इंटरव्यू के लिए काम का होता है। वो तो फिर आप पढ़ते ही डे टू डे। मेरा टारगेट ऐसा है कि लगभग अगर आपका इंटरव्यू मान लो, हम अज्यूम कर रहे हैं फेब तक हो, एक ये कल्पना है कि फेब से मान लो शुरू हो, हमारे पास 6 महीने का टाइम जरूर होगा अभी से आपके इंटरव्यू में। ठीक है, और मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि हर महीने की कम से कम 5 न्यूज़ पॉलिटी की, 5 आईआर की, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 5 का टारगेट, और 5 इकोनॉमिक्स की। हर महीने की कितनी न्यूज़ हो गई अपने पास में? 15 न्यूज़ हो गई। 15 × 6 करते हैं तो 90 से लेके और 100 मुद्दे ऐसे होंगे जो चर्चा में रहेंगे। तो आपको अपना एफर्ट लगाना ही नहीं है, मुद्दों की समझ। फिर हम कोशिश करेंगे बीच में हॉबी को लेकर आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, एथिक्स को लेकर, पबेड को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, सोसाइटी को, सोशल जस्टिस को लेकर, सोशियोलॉजी को लेकर, सिलेबस से क्या सवाल बन सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो आपके वो इंटरव्यू के लिए देखिए, एक बार आपको मैं प्रिपेयर करूँ, मॉक की तो बाद में हम सोचेंगे ना, पहले आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इन 100 सवा 100 मुद्दों के अलावा मुझे लगता नहीं कोई मुद्दा पूछा जाएगा, और पूछा भी जाए तो आप ब्लैंक हो सकते हैं कि सर सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है। पर हाँ, वो मुद्दे आप ब्लैंक नहीं करेंगे जो बहुत चर्चा में है। ठीक है, ये ग्रुप है, इस पे आप मैसेज डाल सकते हैं। अभी डालना वही लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि उन्हीं इंटरव्यू ग्रुप में उनको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैसेज डालेंगे अपना नाम लिख के, इस मैसेज में मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, तो फिर हम आपको ग्रुप में कर लेंगे। बहरहाल ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अच्छे से तैयारी करें। एक क्लास हॉबी को लेकर भी बनाने वाला हूँ, हम हॉबी पे भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।